हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी सेक्शन 29 के बारे में, उसके अंदर जो केस है उसके बारे में, और सेक्शन 30 के बारे में, और उसके अंदर जो केस बता रखा है और जो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर दे रखे हैं उनके बारे में। सेक्शन 29 बात करता है कि अगर कोई कन्फेशन है वो अदरवाइज तो रेलेवेंट है वो, लेकिन इस वजह से इररेलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि एक तो अगर वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के अंदर कर दी गई है तो उस वजह से, या फिर अगर कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया है उस अक्यूज पर्सन के ऊपर, या फिर अक्यूज पर्सन ड्रंक है, या वो मेड किया गया है आंसर में उन क्वेश्चन के जो वो आंसर नहीं करता, चाहे उनके क्वेश्चन का कोई भी फॉर्म हो, या फिर उसको वार्निंग नहीं दी गई कि वो बाउंड ही नहीं है वो कन्फेशन करने के लिए, और एविडेंस उसका उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है, तो उस केस में उस कन्फेशन को इररेलेवेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो अदरवाइज रेलेवेंट है तो सिर्फ इन पांचों वजह से उस पर्टिकुलर कन्फेशन को इररेलेवेंट नहीं मान सकते हम, कि वो जो कन्फेशन है वो इररेलेवेंट है। सिर्फ इन वजह से हम इसको नहीं मान सकते। एक तो अगर वो कोई प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के अंदर उसने कर दी, या फिर उसके ऊपर कोई भी डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रयोजनात् किया कुछ, या उसको किसी भी तरीके की क्या की प्रवचना की उसको, और उसके परिणाम स्वरूप उस पर्सन ने क्या किया, वहां पर ये कन्फेशन दे दी, सह स्वीकृति दे दी, या फिर वो क्या था, मत्ता की अवस्था में था जो अभियुक्त व्यक्ति था वो, या एक तरीके से उसने जो भी इसमें यहाँ पर जो इनके आंसर दिए इन क्वेश्चन के, वो आंसर देने की उसको जरूरत ही नहीं थी। वो उन क्वेश्चन के वो आंसर दे रहा था जिनकी उसको जरूरत ही नहीं थी आंसर देने की, या फिर उसको एक तरीके से चेतावनी नहीं दी गई कि जो भी ऐसी वो स्वीकृति कर रहा है वो करने के लिए आबद्ध ही नहीं है, और जो भी उसका एविडेंस है उस पर्टिकुलर का जो उसने यहाँ पर कन्फेशन दी है वो उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है। तो इन केसेस के अंदर अगर उसने कोई कन्फेशन दे दी, कोई सह स्वीकृति दे दी, तो भी उस सह स्वीकृति को यहाँ पर एक तरीके से माना जाएगा और वो विसंगत नहीं होगी, उसको यहाँ पर रेलेवेंट माना जाएगा, संगत होगी वो। और अगर वो अदरवाइज रेलेवेंट है, अगर वो अदरवाइज अन्यथा अगर वो सुसंगत है, वो रेलेवेंट है, तो वो यहाँ पर सिर्फ इनके ऊपर, इन 5 पॉइंट के ऊपर उसको इरेलेवेंट नहीं मान सकते हम। तो इस सेक्शन 29 के अंदर ये बात बताई गई है। और फिर इसके अंदर जो केस है यूपी स्टेट वर्सेस सिंघारा सिंह का, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये बात की गई है यूपी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह के अंदर, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई कन्फेशन कोई मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो वो रिकॉर्ड इसको नहीं माना जाएगा कि वो रिकॉर्ड की गई है 164 सीआरपीसी के अंदर। उस चीज़ को ऐसे नहीं माना जाएगा कि अगर कोई कन्फेशन रिकॉर्ड की गई है, मजिस्ट्रेट ने कोई रिकॉर्ड कर दी, तो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो 164 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर रिकॉर्ड की है और उसको एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। और इसलिए ये बात की गई थी कि अगर कोई कन्फेशन 164 सीआरपीसी के अंदर की जाती है बिना उस पर्सन को वार्निंग दिए, तो उस कन्फेशन को एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। और इसके अंदर ये बात की गई थी कि जो सेक्शन 29 है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन होते हैं, जो कोर्ट के बाहर होते हैं, मतलब एक तरीके से किसी थर्ड पर्सन को या फिर बाहर आउट ऑफ कोर्ट अगर कोई भी कन्फेशन करता है, वो सह स्वीकृति करता है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन 29 जो है वो लागू होता है। अभी तक हमने जो कन्फेशन की बात की थी वो कन्फेशन हम किसे कर रहे हैं, किसी कोर्ट के सामने कर रहे हैं, और वो जुडिशियल कन्फेशन है। लेकिन जो सेक्शन 29 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की। तो इस पर्टिकुलर केस में यही बात की गई थी कि अगर कोई कन्फेशन कोई मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो उसको अंदर इस यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि वो रिकॉर्ड हुई है 164 सीआरपीसी के अंदर और उसको एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। और इसके अंदर अगर 164 सीआरपीसी से बिना वार्निंग दिए उसको अगर कोई कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है मजिस्ट्रेट, तो वो भी एडमिसेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये कन्फेशन जो ये पर्टिकुलर ये पर्सन दे रहा है 29 के अंदर, उसके अंदर उसको कोई भी वार्निंग नहीं दी गई है,
और उसको वो बाउंड भी नहीं है वो करने के लिए, और उसका एविडेंस यूज उसके अगेंस्ट हो सकता है, तो भी यहाँ पर इस कन्फेशन को रेलेवेंट मान रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो 164 वाली है उसके अंदर तो उस पर्टिकुलर पर्सन को वार्निंग देनी ही पड़ेगी। वहां पर ये नहीं कह सकते कि वो बिना वार्निंग के अगर उसने कन्फेशन दे दी तो वो रेलेवेंट है, लेकिन यहाँ पर बिना वार्निंग के भी वो दे रहा है और उसको वार्न ही नहीं किया गया है, और उसने उनके आंसर दिए वो आंसर देने के लिए उसको जरूरत ही नहीं थी, और या फिर उसने ऐसी किसी कंडीशन में दी है जब वो ड्रंक था, ड्रंक की वजह से उसको पता ही नहीं था कि वो कन्फेशन दे रहा है। तो उन सारी चीजों को भी उन पर्टिकुलर जो सेस स्वीकृति है उनको सेक्शन 29 के अंदर हम रेलेवेंट ही मानेंगे, और वो तब भी रेलेवेंट मानेंगे अगर वो कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट है, मतलब अन्यथा वो रेलेवेंट है तभी, वरना उन पर्टिकुलर कन्फेशन को यहाँ पर हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह के अंदर जो बात की गई थी वो यही की गई थी, और ये भी बात इसमें बताई गई थी कि जो सेक्शन 29 है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होती है उन पर ये सेक्शन 29 अप्लाई करता है। उसके बाद सेक्शन 30 जो है वो ये बात करता है कि अगर मोर देन वन पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन है, और वो क्या है, वो ट्राइड है जॉइंटली सेम ऑफेंस के लिए, उन सबको ट्राई किया गया है और वो एक ही उनको क्या किया है, एक ही अपराध के लिए उन सब का क्या किया गया है, संयुक्त रूप से उनका विचारित उनको किया गया है, उन सब जो पर्सन्स है उन सब व्यक्तियों को, और जॉइंटली सेम ऑफेंस के लिए उनको किया जाता है, एक ही अपराध के लिए सेम ऑफेंस के लिए उनको एक साथ ट्राई कर किया जाता है उनको, उन पर्सन्स को। तो उस केस में अगर कोई कन्फेशन कोई एक पर्सन उनमें से कोई भी दे देता है, मतलब कोई एक पर्सन जो उन सबके साथ में जो जॉइंटली जो जिसको ट्राई किया गया है वो एक पर्सन सह स्वीकृति दे देता है, और वो सह स्वीकृति क्या करती है, वो अफेक्ट करती है उस पर्सन को भी और जो बाकी जो उसके साथ में है उन सबको भी, और वो चीज़ अगर प्रूव हो जाती है तो कोर्ट क्या करेगा, इसके अंदर कोर्ट कंसिडरेशन में रखेगा उस कन्फेशन को उस पर्सन के अगेंस्ट, जो अदर जो पर्सन है उसके अगेंस्ट, और उस पर्सन के अगेंस्ट भी जिसने भी वो कन्फेशन की है उन दोनों के अगेंस्ट, मतलब वो जो बाकी जो पर्सन्स है उनके अगेंस्ट भी कर सकता है, और उस पर्सन ने जिसने कन्फेशन दी है उस पर्सन के अगेंस्ट भी कोर्ट क्या करेगा, उसको कंसिडरेशन में रखेगा उस कन्फेशन को, और यहाँ पर उसको एक तरीके से प्रूव किया जा सकता है उस चीज़ को, और वो यहाँ पर सेक्शन 30 के अंदर उस चीज़ को कोर्ट क्या करेगा, कंसिडरेशन में रखेगा। और इसके अंदर बेसिकली यही बात की गई है कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन है और उन सबको एक साथ ट्राई किया गया, उन सबका विचारण जो है वो एक साथ ही चल रहा है, और उसमें अगर उनमें से किसी एक ने क्या किया, सह स्वीकृति कर दी, और वो उसको खुद को भी वो अफेक्ट कर रही है उस सह स्वीकृति, और जो बाकी जो उसके साथ है उनको भी, और वो प्रूव होती है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, वो कंसिडरेशन में रखेगा उस कन्फेशन को उस सच अदर पर्सन के अगेंस्ट में भी, और उस पर्सन के अगेंस्ट में भी जिसने भी वो सह स्वीकृति की है, उन दोनों के अगेंस्ट में वो कोर्ट उस चीज़ को कंसिडरेशन में रखेगा। और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 30 में दे रखा है वो ये बात करता है कि ऑफेंस जो यहाँ पर यूज़ हुआ है इस सेक्शन के अंदर, उसके अंदर अबेटमेंट भी आएगा या अटेम्प्ट आएगा उस ऑफेंस का, ये दोनों चीज़ें भी इसमें ऑफेंस की परिभाषा में, ऑफेंस की जो इसमें यहाँ पर जो ऑफेंस दे रखा है उसमें ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है। मतलब अगर किसी ने अबेटमेंट भी किया और उस अबेटमेंट में भी अगर किसी को उन सबका एक साथ ही विचारण चल रहा है, या फिर किसी ने क्या किया है, कोई अटेम्प्ट किया है, कोई उसका प्रयत्न किया है किसी भी ऑफेंस का, तो उसकी भी अगर ट्रायल चल रही है, उसका विचारण चल रहा है उन सबका साथ में, तो उस केस में भी अगर किसी एक ने कोई कन्फेशन, कोई सह स्वीकृति कर दी और वो उसको भी अफेक्ट कर रही है और बाकियों को भी, तो कोर्ट उसको कंसिडरेशन में रखेगा उस सह स्वीकृति को। या कोई दुष्प्रेरण कर दिया और उस दुष्प्रेरण में अगर बाकियों को भी एक साथ उनका विचारण चल रहा है, तो उस दुष्प्रेरण में भी अगर किसी एक पर्सन ने कोई कन्फेशन कर दी तो वो उसके अगेंस्ट भी उसको माना जाएगा, और बाकी जो पर्सन है जो उसके साथ में है उनके अगेंस्ट भी उसको कन्फेशन को यहाँ पर कोर्ट देखेगी उसको। इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है वो ये बात करता है ए और बी अगर उनको जॉइंटली ट्राई किया गया है मर्डर के लिए सी का, कि उन दोनों ने इसका सी की हत्या की और उनका संयुक्त रूप से विचारित उनको किया जाता है, तो ये साबित किया जाता है कि कै ने खै और मैंने ऐसे वो कहता है कि
कि खे और मैंने, हम दोनों ने मिलकर जो है गे की हत्या कर दी, हम दोनों ने ना मिलकर सी को मार दिया, ऐसा अगर ये ए कहता है तो कोर्ट क्या करेगा, वो ये इस कन्फेशन को देखेगा, इफेक्ट में लाएगा इस कन्फेशन को बी के अगेंस्ट भी, क्योंकि वो दोनों संयुक्त रूप से उन दोनों की ट्रायल एक साथ ही चल रही है। लेकिन फिर जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें ये बात की गई है कि अगर ए अपनी ट्रायल में है, उसकी ट्रायल चल रही है, मर्डर किया है उसने सी का, वो ट्रायल अगर ए की चल रही है और उसमें अगर ये एविडेंस शो किया जाता है कि सी को मर्डर किया है ए और बी ने, और बी ये कहता है कि ए एंड आई मर्डर सी, मतलब हम ए ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर मर्डर किया है सी का, तो ये जो स्टेटमेंट है वो कंसिडरेशन में नहीं रखी जाएगी कोर्ट के थ्रू ए के अगेंस्ट, क्योंकि बी जो है वो उसके साथ ट्रायल में नहीं था, जॉइंटली उन दोनों को एक साथ विचारित नहीं किया गया था। इसलिए यहाँ पर अगर बी ये कहता है कि ए ने और मैंने दोनों ने मिलकर सी को मारा है, तो इस चीज़ को कोर्ट यहाँ नहीं देखेगा, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेगा, उसको विचारात नहीं ले सकेगा, क्योंकि उन दोनों की ट्रायल साथ में नहीं चल रही है। इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में ये बात की गई थी। तो यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 30 जो है वो लागू तभी होगा अगर एक या एक से ज़्यादा पर्सन है, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं और उनकी ट्रायल जो है वो साथ में चल रही है और सेम ऑफेंस के लिए होनी चाहिए, और उसमें अगर किसी एक ने भी कन्फेशन कर दी और वो उसको भी अफेक्ट कर रही है और वो बाकियों को भी अफेक्ट करती है, और वो अगर प्रूव हो जाती है तो कोर्ट उस कन्फेशन को देखेगा उसके अगेंस्ट भी, और वो जो बाकी जो दूसरे पर्सन्स हैं उनके अगेंस्ट भी उस कन्फेशन को कोर्ट कंसिडरेशन में रख सकता है। तो मेन इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर कोई ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस के अंदर अगर कोई अबेटमेंट भी करता है, कोई अटैम्प्ट भी करता है उस ऑफेंस का, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर जो एक केस था वो था कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, और इस केस के अंदर ये फैक्ट थे इसके कि एक कोई एलपी तिवारी था, वो क्या था, वो एक फूड ऑफिसर था गोंडिया में, और जो अपीलांट था वो कश्मीरा सिंह, वो एक असिस्टेंट फूड प्रोक्योरमेंट इंस्पेक्टर था वहाँ पर। और 1 जुलाई 1949 को तिवारी जो थी, जो एलपी तिवारी था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपीलाट को देखा कि वो राइस को पॉलिश कर रहा था, सर्टेन जो राइस मिलती वहाँ पर राइस पॉलिश कर रहा था, उसने पॉलिश कर दिए उन राइस को, और उस डेट के ऊपर जो पॉलिशिंग जो राइस को करना था वो प्रोहिबिटेड था, जो स्टेट लॉ था उसके अंदर। तिवारी ने क्या किया, इसने एलपी तिवारी ने इसने रिपोर्ट कर दिया ये मैटर, हायर अथॉरिटी को बता दिया इसने, और अपीलांट था उसको सस्पेंड कर दिया, और बाद में उसकी जो सर्विस थी उसको टर्मिनेट भी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से, और ये किया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 जुलाई से। और इसकी वजह से ये जो अपीलांट था उसको वो एम्बिटर्ड हो गया, और उसकी वजह से वो उस 2 ओकेशन में वो मतलब इसको सुना गया कि वो एक तरीके से उसने ये डिटर्मिनेशन लिया, ये जो अपीलांट था उसने, कि वो जो है वो रिवेंज लेगा इसके अगेंस्ट, जो ये एलपी तिवारी था इसके अगेंस्ट वो रिवेंज लेगा, ऐसा इसने डिटर्मिनेशन किया इस अपीलेंट ने। और रमेश जो था वो सन था इसका एलपी तिवारी का, और उस डिटर्मिनेशन के परसुएंस में जो कश्मीरा सिंह था उसने क्या किया, वो टच में आया गुरबच्चन सिंह के, और उसने उसकी सर्विस ली ताकि वो मर्डर कर सके जो बॉय था रमेश उसका, जो इसका एलपी तिवारी का जो सन था उसका मर्डर करने के लिए इसने क्या किया, गुरबच्चन सिंह को हायर कर लिया, एक तरीके से उसकी सर्विस ले ली इसने कश्मीरा सिंह ने, जो अपीलेंट का ब्रदर था गुरुदाल सिंह, और उसको डेथ इन्होंने कर दी उस बॉय की मिडिल ऑफ द डे पर, जो 12 बजे थे उस समय। और उन्होंने फिर क्या किया, ये गुरबच्चन सिंह जो था इसने इस फैक्ट को माना, इस तथ्य को स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। और जो कश्मीरा सिंह था वो उसने क्या किया, उसने भी निर्दोष किया गया उसको भी, और तो उसको भी मृत्युदंड मिल गया। गुरबच्चन सिंह ने क्या किया, गुरबच्चन सिंह ने अपील नहीं की, मगर जो कश्मीरा सिंह था उसने अपील कर दी। न्यायालय के समक्ष जो था ये क्वेश्चन उठा कि जो अभियुक्त है उसने जो सह स्वीकृति की है उसका प्रयोग जो दूसरा जो अभियुक्त है, दूसरा जो अक्यूज्ड है उसके विरुद्ध कहाँ तक हो सकती है। तो न्यायालय ने ये कहा कि जो सह अभियुक्त है वो अगर कोई भी सह स्वीकृति देता है, कोई कन्फेशन देता है, तो साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 3 है, जो सेक्शन 3 है, उसके दायरे में वो नहीं आती, और ये कमजोर जो है किस्म का साक्ष्य है।
और ऐसी कोई सह स्वीकृति, ऐसा कोई कन्फेशन जो है वो अतिरिक्त आधार के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। जो इसने यहाँ पर जो कन्फेशन किया अक्यूज पर्सन ने, उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा ऑर्डिनरी सेंस में उस टर्म के जो सेक्शन 3 में दे रखा है, और उसको उसकी कन्विक्शन का फाउंडेशन नहीं माना जाएगा, और सिर्फ उसको बाकी एविडेंस के साथ ही यूज कर सकते हो उनके सपोर्ट में। न्यायालय ने फिर इस आधार पर कश्मीरा सिंह के विरुद्ध सह स्वीकृति जो है उसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य ना होने के कारण उसको जो है कन्विक्ट नहीं किया, लेकिन अन्य कोई परिस्थितिजनक जो साक्ष्य है उनके आधार पर उसको क्या किया, 7 साल की उसको सजा सुनाई। और ये सिद्धांत इसमें प्रतिपादित भी किया कि सह अभियुक्त अगर कोई सह स्वीकृति करता है न्यायालय को तो वो विचार में ले सकता है, और वो स्वतंत्र और स्वैच्छिक हो और वह स्वयं को फंसाते हुए दूसरे को भी फंसा देती है, तब उस चीज को यहाँ पर माना जाएगा। और वो जो भी एक पर्टिकुलर को कन्फेशन करता है वो क्या करेगा, वो वॉलेंट्री करना चाहिए और अपनी मर्जी से वो होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी कन्फेशन और एडमिशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।